चलिए पहले क्वेश्चन से करते हैं चैप्टर 1 का। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार होगा। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लेना चाहते हैं, दशमलव प्रसार, इसका क्या होगा? पहला है शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती या इनमें से कोई नहीं। हमने चैप्टर्स करते हुए आप लोगों को बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में जब लिखा जाता है, Q के जो फैक्टर्स हैं, अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में हो तो वो क्या होगा? शांत होगा। वो क्या होगा? शांत होगा। लेकिन इनके अलावा अगर अकेला 2 की पावर n में हो, 5 की पावर m में हो या दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हो, तब तो हमारे पास शांत है। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, अभाज्य गुणनखंड में, तब वो हमारे पास क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब वो अशांत रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 8, 9, 25 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? HCF। हमें इनका HCF निकालना है। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए 8 और 9 आपस में सह अभाज्य हैं। 8 और 9 सह अभाज्य, इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं को प्राइम। आपस में इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, गुणनखंड कॉमन नहीं है 8 और 9 का। तो इसका मतलब ये दोनों किससे भाग होंगे? 1 से। अगर इन दोनों का ही HCF 1 होगा तो सभी का HCF क्या होगा? हमारा 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। थर्ड क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? इनमें से अपरिमेय, दो तरह की थी हमारे पास, परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है वो बाकी सारी अपरिमेय है। बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 वर्गमूल 3। हमें ये पता है परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा जो भी होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे इसमें सोल्व करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ते हैं तो क्या होता है? अपरिमेय ही रहती है। जब हम इसको करते हैं, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बना? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए क्या है हमारा? वर्गमूल 2 का स्क्वेयर, माइनस बी क्या है? वर्गमूल 3 का स्क्वेयर। तो वर्गमूल 2 का स्क्वेयर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वेयर हमारा क्या हो गया? 3। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ गया? 1। और माइनस 1 जो है वो हमारी अपरिमेय नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी आ गया। डी भी चेक कर सकते हैं, 2 वर्गमूल 7/7, तो वर्गमूल 7 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारी क्या रहेगी? अपरिमेय। हमारा आंसर कितना हो गया? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। किन्हीं दो, इसमें से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास परिमेय 4 है, अपरिमेय वर्गमूल 3 है, तो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो इनकी गुणा, ये तो हमेशा ही अपरिमेय ही होगा। तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा क्या? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या परिमेय या अपरिमेय दोनों ही हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक वर्गमूल 2 है और वर्गमूल 3 है, तो इनका वर्गमूल 6, ये अलग है, ये अलग है, और इनका जो आंसर आ रहा है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है? अपरिमेय आ रहा है। तो इसके हिसाब से तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? अपरिमेय। लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूं, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 12, मेरा ये भी क्या है? अपरिमेय है। वर्गमूल 12 भी मेरी संख्या क्या है? अपरिमेय है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्गमूल 36 और उसका आंसर कितना आ गया? 6। तो हमारे पास अपरिमेय भी आ रहा है और
परिमेय भी आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, परिमेय या अपरिमेय। एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा बनता है, यहाँ पे था हमारे पास दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं। अगर यहाँ पे दो समान अपरिमेय संख्याएं होती, दो समान अपरिमेय संख्याएं, मान लीजिए वर्गमूल 5 और दूसरा भी वर्गमूल 5, समान अपरिमेय संख्याओं को गुणा करोगे, वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 5 कितना होगा, 5 होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। अगर दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है, यदि b बराबर है 3 हो तो किसी धनात्मक पूर्णांक a को लिखा जा सकता है। जब हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की थी, प्रमेय की थी, तो वहां पे हमने लिखा था कि भी अगर हमारे पास a और b दो कोई पूर्णांक हैं तो वहां पे q और r अद्वितीय रूप से उपस्थित होंगे, अद्वितीय रूप से, इनके अलावा और कोई नहीं, कि a को हम क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। मैंने पहले भी समझाया था कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैंने 17 को डिवाइड किया, 5 से भाग किया तो 5 दिए 15 और 2, तो ये मेरा a है, मतलब a को मैंने b से भाग किया तो यहाँ पे जो आएगा वो q क्वोशेंट और r जो आता है रिमाइंडर। तो 17 जो लिखा गया वो कैसे, 5 गुणा में 3 प्लस का 2, ऐसे यहाँ पे अगर a को लिखेंगे हम तो b इंटू क्यू प्लस का r। अब यहाँ बड़ा ही सिंपल सा, अगर आप 5 से भाग कर रहे हो, 5 से भाग करोगे तो आपका जो शेषफल है r जो है, रिमाइंडर जो है, वो या तो क्या होगा 0, 1 2 3 4, 5 नहीं हो सकता। मतलब रिमाइंडर जो होता है, हमारे पास कंडीशन क्या थी, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन b, इससे हमेशा। अब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं b का मान अगर 3 है तो a मेरा ये हो गया 3q। अब जो r है वो क्या क्या हो सकता है, 3 से आप भाग करोगे तो या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, अगर 0 हो गया तो 3q, अगर 1 आ गया तो 3q प्लस 1, और या फिर 2 हो सकता है 3q प्लस 2। तो a के कौन से रूप हो सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 7 क्या कहता है, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव से विभाजित होता है। 3 क्रमागत लगातार, अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, सपोज करो मैंने ले लिया 11 12 और 13, ठीक है, ये लगातार है, 4 5 6 ये लगातार है, 20 21 22 ये हमारे लगातार है। ये इन सभी का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 6 से भाग होगा। क्यों भाग होगा, उसमें एक सम संख्या भी होगी। सम संख्या जो है हमेशा किससे भाग होती है, 2। क्रमागत अगर आप 2 विषम लेते हैं तो एक सम होगी, तो 2 से तो भाग होगा ही होगा। और 3 लगातार संख्याओं में एक 3 का भी जरूर आएगा। आप कहीं से भी उठा के देखें, अगर मैं 40 से उठाता हूँ, 40 41 और 42, ये वाला जो है वो 3 के पहाड़े में भी आएगी वो संख्याएं, और 2 के पहाड़े में भी। तो 2 का पहाड़ा हो गया और 3 का पहाड़ा हो गया, तो कुल मिला के वो हमेशा किससे भाग होगा, 6 से भाग होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं x और y का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा यदि y x का गुणज हो। y जो है x का गुणज हो। मैं अगर कोई 2 संख्याएं ले लूं, मान लीजिए हमारे पास ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मैं इसको 8 लेता हूं और इसको मैंने ले लिया 24, ये जो y है ये x का क्या है, गुणज है, x का गुणज है। ठीक है, तो एलसीएम होता क्या हमारा, एलसीएम की डेफिनेशन ये कहती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। अब 24 जो है वो 24 को तो भाग करेगा, वो इसको भी भाग करेगा। क्यों, क्योंकि जो 24 है वो 8 का क्या है, गुणज है। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पे, 24। अब अगर हम बात करें जो y है, y खुद से तो भाग होगा ही होगा, वो x से भी भाग होगा। क्यों भाग होगा, क्योंकि y जो है x का गुणज है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो आया, क्या आया, 24, मतलब y आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, b होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है।
इसका मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन हम कोई भी दे सकते हैं। चलिए हम इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कहता है, कक्षाओं 10, 11 और 12 में क्रमशः 312, 260 व 156 विद्यार्थी हैं। ठीक है, बच्चों को पिकनिक ले जाने के लिए बस किराए पर लेनी है। बस में अधिकतम विद्यार्थी कितने बैठ सकते हैं यदि प्रत्येक बस में बराबर विद्यार्थी हों? हर एक बस में जितनी भी बसें होंगी सब में बराबर होंगे, और बस में एक बस में केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी हों। जो भी बस होगी उसमें या तो 10वीं के ही होंगे या 11वीं के होंगे या 12वीं के ही होंगे। जब अधिकतम की ऐसी बात आ जाए तो हम जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। अधिकतम से अधिकतम, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी भाग कर दे, इसको भी भाग कर दे और इसको भी भाग कर दे, वो हमारा क्या होती है, HCF होती है। अब HCF निकालने के लिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दीजिए या फिर इनके गुणनखंड कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास बड़ा आसान सा था, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दीजिए। 312 को मैंने 260 से भाग किया तो कितने पे गया, 1 पे, 260 कितना बच गया, 2, 11 में से 6 गया 5 और ठीक है। इसके बाद जो बची संख्या इसको यहाँ पे ले आते हैं हम, ये कितने पे गया, 5 पे, 5 दूनी 10, 25 और 1 26 कट गया। अगर सिर्फ इन दोनों का होता तो HCF मेरा कितना आ जाना था, 52, लेकिन एक संख्या और भी है तो 156 को फिर आप 52 से भाग कीजिए। 52 तिया 156, इसने तो इसको भी भाग कर दिया। इसका मतलब वहां पे प्रत्येक बस में अधिकतम कितने बच्चों को बैठाया जा सकता है, 52 बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आप कुछ भी लिख सकते थे, ABCD ऑप्शन। मान लीजिए मैं A ऑप्शन दे देता हूँ 45 है, B ऑप्शन दे देता हूँ मैं 47 है, C ऑप्शन दे देता हूँ मैं 52 है और D ऑप्शन दे देता मैंने 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन आए या ना आए, हमें क्वेश्चंस निकालना जरूर आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 98 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। 98 को हमने अभाज्य गुणनखंड, मतलब हमने इसके सिंपल गुणनखंड निकालने हैं। 98 को भाग करोगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करते हैं, बहुत सारे बच्चे अगर ये 4 से या 7 से भाग हो रहा है तो सीधा उससे कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह भाग करना हमने। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से भाग हो रहा है, ये कितना हो गया, 49। फिर 3 से 2 से ये भाग नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब 3 से 3 के लिए क्या फार्मूला है, 4 और 9 को जोड़ो 13 आ गया, लेकिन ये 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से नहीं होगा। 5 से नहीं भाग हो रहा है, दिख रहा है हमें, 7 से भाग हो रहा है तो 7, फिर 7 से कटा 1। तो 98 को हमने कैसे लिखा, 2 गुणा में 7 गुणा में 7, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर कितना हो गया, 2। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, C ऑप्शन हो गया। ठीक है, या इसको डायरेक्ट ना करके वैसे भी सोल्व करके दे सकते थे। 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 तो 98 नहीं बना। फिर यहाँ पे करते 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 49 दूनी 98 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, 49 को 4 से गुणा करोगे तो 196 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 7 से गुणा किया 56 हो गया। तो यहाँ पे भी हमें पता चल सकता था। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या को जिस रूप में दर्शा सकते हैं, किस रूप में, p कोई भी पूर्णांक। अब जो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सारी हमारी क्या है, सम संख्या है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 6, 2 गुणा में 7, 2 गुणा में 8, 2 गुणा में 9, 2 गुणा में 10, 2 गुणा में 11, 2 गुणा में 12। तो ये तो 2 तो गुणा होगा ही होगा 2, लेकिन नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो 2 गुणा में p, ये हमारा क्या होगा, सम संख्या। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 2p हो गया। अब अगर हम यहाँ पे 2p + 1 की बात करें, ये क्या होगा, ये हमारा एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ये कह दें किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम संख्या, अगर मैं इस सम को विषम बना दूं, विषम संख्या, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होके वो तो एक सम संख्या होगी, ये तो सम संख्या है पक्का। और सम संख्या में जब भी आप 1 जोड़ देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर
ये भी तो हो सकता है कि P मैं 8 ले लूँ तो 8 + 1 तब भी तो मेरा विषम बन रहा है। भाई P जरूरी तो नहीं है ना 8 ही हो, P 9 भी तो हो सकता है। अगर मैं 9 + 1 ले लूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये सम संख्या बन जाएगी। तो P यहाँ पे तो हमारे पास 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, सम हो या विषम हो। तो हमारा सम संख्या के लिए क्या बनेगा 2P और विषम संख्या के लिए क्या बनेगा 2P + 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, m² - 1 8 से विभाजित होगी यदि m 1 क्या हो, सम संख्या। अगर सम संख्या होगी, सम संख्या का स्क्वायर हमेशा ही सम आएगा। जो 8 से भाग होगी वो भी हमेशा किसी हम सम संख्या को ही 8 से भाग कर सकते हैं, विषम संख्या को नहीं। 8 का जो m² है, अगर मेरी ये सम होगी तो सम का स्क्वायर सम ही होगी, ये भी सम होगी, लेकिन उसमें से आपने अगर एक भी माइनस कर दिया तब ये मेरी क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। तो सम संख्या वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सम वाला तो यहाँ पे भी सम या विषम, सम के साथ तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन क्या बचा, या तो विषम या इनमें से कोई नहीं। तो विषम हो सकता है, जैसे अगर मैं m का मान 5 लूँ, 5 का स्क्वायर -1, 25 - 1 24, 24 तो 8 से भाग होता है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अप्रिमेय संख्या व शून्य के अतिरिक्त किसी प्रिमेय संख्या का गुणनफल होगा, क्या होगा। किसी अप्रिमेय संख्या मान लीजिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, और शून्य के अतिरिक्त किसी प्रिमेय संख्या, शून्य नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी अप्रिमेय संख्या अगर मैं 4 से वर्ग मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 वर्गमूल 2, ये मेरी क्या होगी, अप्रिमेय ही संख्या होगी, परिमेय नहीं हो सकती कभी भी। तो यहाँ पे सदैव परिमेय नहीं है, परिमेय या अप्रिमेय, परिमेय हो ही नहीं सकती तो कैंसिल, सदैव क्या होगी, अप्रिमेय होगी। अब इन्होंने कहा शून्य, शून्य कब होगी, अगर हमारे पास परिमेय संख्या शून्य हो, बट इन्होंने बोला था शून्य के अतिरिक्त कोई भी। तो आंसर क्या हो गया, सदैव अपरिमेय। इसके बाद 1 से 5 तक सभी संख्याओं से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। अब सबसे छोटी संख्या जो होती है उसका एलसीएम होती है, लघुत्तम होती है। एलसीएम आपको पता ही है, यहाँ ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं तो 1, 1, 3 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4, 5। अब ये किसी और से भाग नहीं होते तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि 5 से तो 2 ही नहीं हो रही है तो कैंसिल हो गया, 120 है, सभी से भाग होती है तो इसको ऑप्शन कर देते हैं, नहीं 120 नहीं होगा। कुछ ऐसे भी करते हैं, इन सब की गुणा कर दी जी, 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5, 5 चौका 20 थे, 60 दूनी 120। लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी तो हमारी संख्या क्या है, 60 है, जो सभी से भाग होते हैं वो उनका एलसीएम होता है, लघुत्तम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, परिमेय संख्या 97/2 गुणा में 5 की पावर 4 का दशमलव प्रसार इतने दशमलव स्थानों बाद शांत होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। क्या है इसका, बड़ा सिंपल सा, हमारे पास क्या है 97/2 गुणा में 5 की पावर 4। जितने भी 5 के पावर होती है या 5 के गुणनखंड जितने भी होंगे वो उतने ही बाद, उतने स्थानों बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 की पावर 1 होता तो 1 दशमलव बाद, 2 होता 2 दशमलव बाद, 3 होता 3 दशमलव बाद और 4 होगा तो 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता जी 97/125, ये कितने दशमलव बाद। अब जो 125 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 की पावर कितना, 3। तो ये कितने दशमलव बाद, जब आप इसको भाग करोगे तो 3 दशमलव स्थानों के बाद ये पूरे की पूरा कट जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत और प्राकृतिक, नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये हमारे प्राकृतिक संख्या है। और क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत कोई भी अगर मैं लूँ, मान लो मैंने 21 और 22 ले लिया तो इनकी गुणा करूंगा, वो हमेशा देखिए सम संख्या इसमें यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगी। सम संख्या किससे भाग होती है, 2 से, तो 2 से तो
वो भाग होगी, लेकिन इन्होंने पूछा इनका गुणनफल होगा। गुणनफल क्या होगा? हमेशा क्या? सम संख्या। जब आप एक सम संख्या को विषम से गुणा करोगे तो हमेशा 2 एकम 2 लास्ट में 2 तो आएगा। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 40। अगर आप 1 और 2 को गुणा करोगे तब भी 2 आया, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आया, ठीक है, 3 को 4 से गुणा करोगे 3 चौके 12, ये भी हमारा क्या होगा? सम। तो ये हमेशा एक सम संख्या। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? बी आ गया। देखा आपने, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी संख्या को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल सदैव क्या होगा? बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। 7 से अगर हम भाग करते हैं या तो 0 पूरा का पूरा कट जाएगा, या फिर 7 से कम होगा तो 0, 1, 2, 3 शेषफल जो हमारे हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब वो 7 से अधिक तो नहीं हो सकता, कम से कम 7 हो, ये भी बात नहीं है भी कम से कम 7 हो। 7 से कम, यस, ये बन रहा है हमारा। और कह रहा है अधिक से अधिक 7 है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकता है, नहीं 7 तो हो ही नहीं सकता हमारे पास, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है? 6 + 5 वर्गमूल 3 -4 - 3 वर्गमूल 3 है क्या? इसको सोल्व करते हैं। 6 + 5 वर्गमूल 3, जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस से हो गया प्लस, प्लस 3 वर्गमूल 3। 6 में से 4 गया 2, 5 वर्गमूल 3 + 3 वर्गमूल 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8 वर्गमूल 3। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। बहुत ही आसान है ये भी। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो पूर्णांकों a और b, जहाँ पे a b से बड़ा है, के लिए क्यू व r अद्वितीय संख्याएं इस प्रकार हैं कि a = b + r। ये तो होता है हमारे पास a = b + r। पिछले उसमें भी बताया था हमने कुछ क्वेश्चंस में। और वहाँ पे r का जो मान होगा, r जो होगा, जहाँ पे r की बात कर रहे हैं, a से बड़ा b से छोटा नहीं। मैंने जब बताया था आपको कि अगर हम a को b से भाग करते हैं तो q आता है और r आता है, और r का जो मान होगा वो या तो पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कटेगा तो r क्या हो गया? शेषफल जो हमारा हो गया 0 हो गया, या फिर b से हमेशा छोटा गया। जैसे हमने 7 से भाग किया था तो 0 हो सकता है लेकिन 7 से छोटा होगा। तो हमारे पास कंडीशन ये कौन सी बन रही है? डी बन रही है। तो डी हमारा आंसर आ गया। संख्या पाई 1 है। पाई आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान वैसे हम क्या लेते हैं? 22/7, बट ये अप्रोक्सीमेट है। पाई का मान जो 22/7 है वो अप्रोक्सीमेट है। तो अगर हम 22/7 में देखें तो ये हमारे परिमेय का रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन पाई हमारी हमेशा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को जितने भी इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।